स्टार्ट करते हैं। सर एक वे में था सर जोमेटो पे। हाँ सर आज इसका अपर सर्किट जो था हाँ 139 पॉइंट कुछ पैसे पे दिखा रहा था, और नहीं लेकिन नहीं ये अपर सर्किट के ऊपर भी जा रहा था। नहीं नहीं 139 अपर सर्किट कैसे हो सकता है जब कल की क्लोजिंग कितनी थी प्रीवियस टर्न की? सर प्रीवियस 125 126 या 125 थी। 125 थी तो 20% उसका ऊपर कर लो, यानी कि सर साढ़े अभी भी मैं 139 ही साढ़े दिखा रहा बारह था दूनी अपर 24, सर्किट। 25 रुपए, यानी कि 150 पे सर्किट लगेगा। Yes. ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है इसमें सर्किट लिमिट, ठीक है 112 की लोअर लिमिट है, 112 रुपए होगा तो लोअर सर्किट लग जाएगा और 168 रुपए होगा तो अपर सर्किट लगेगा। अब ये रिवाइज हो गया, मतलब कल 150 पे अपर सर्किट होगा और 100 रुपए पे लोअर सर्किट होगा, क्योंकि प्रीवियस क्लोज 125 आप बता रहे हैं, तो अगर 125 का था तो 20% के आसपास नीचे हो जाएगा तो 105 पे होगा। और कोई क्वेश्चन? टाइड वाटर ये बी का शेयर है, तो ये वाला को एक में क्या होता 31 कैटेगरी होती है बेटा। इक्विटी होता है जो ये ट्रेड टू ट्रेड का शेयर है, मतलब इसमें जब डिलीवरी लोगे तभी बेच पाओगे, इंट्राडे काम नहीं कर सकते, वॉल्यूम बहुत लो रहता है इन सब शेयर्स में। और ये ट्रेड टू ट्रेड के शेयर होते हैं, इनको मतलब आप इंट्राडे बेच भी नहीं सकते हैं, शॉर्ट भी नहीं कर सकते इनको, तो समझे। इसमें करना क्या होता है, आपको डिलीवरी लेना है, डिलीवरी खेल सकते हैं खाली। जो रिस्की शेयर्स होते हैं सारे लोग ये नोट कर लीजिए इस पॉइंट को कि उनको जो है ट्रेड टू ट्रेड का शेयर बना दिया जाता है, वो आप उस पर इंट्राडे काम नहीं कर सकते, आप उसको जो है आप उसको खरीदिए, खरीद के बेचिए, फॉल सेलिंग नहीं होगी इन नेक्स्ट 12 to 15 ईयर्स। इकॉनमी मतलब अगर आप किसी भी बड़े इन्वेस्टर से पूछें, जैसे राधा किशन दमानी, झुनझुनवाला और रामदेव अग्रवाल, वो लोग ने 70 साल 50 साल से काम कर रहे हैं, तो उनसे पूछे कि ये बताइए कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बेहतर 10 साल कौन सा है, तो वो ये जवाब देते हैं आने वाला 10 साल, आने वाला 20 साल, आने वाला 25 साल। तो जो आने वाला समय है ना, स्टॉक मार्केट में लोग क्यों बाई करते हैं? स्टॉक मार्केट में लोग बाई इसलिए करते हैं कि उनका ये स्टॉक मार्केट में लोग इसलिए बाई करते हैं क्योंकि वो ये मान के चल लेते हैं कि हमारा आने वाला मुस्तकबिल आज से ब्राइट होगा, आने वाला फ्यूचर आज से बेहतर होगा, इसलिए वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं। अगर वो ये मान के चलें कि आने वाला कल आज से खराब होगा तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं करेंगे, शेयर्स नहीं खरीदेंगे, ना इंडेक्स में इन्वेस्ट करेंगे, सिर्फ अपना पैसा डेट में रखेंगे। लेकिन क्योंकि जिस दिन आपको ये लगने लगेगा कि आने वाला कल आज से खराब होगा मेरा, उसी दिन स्टॉक मार्केट से निकल जाने का समय होगा, तब आप बिल्कुल स्टॉक मार्केट में पैसा ना लगाएं। अब हम जैसे जोमेटो को रेकमेंड कर रहे हैं, अभी भी होल्ड बोल रहे हैं इस पे, तो इसका रीज़न ये है कि हम लोगों को ये पता है कि जोमेटो का आने वाला जो समय होगा वो अभी से बेहतर होगा। कौन कौन से नए आईपीओ आ रहे हैं, इसकी मार्केट अपडेट कहाँ से मिलती है? वही दिखाने जा रहा हूँ आपको। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे हाजिर है जो आपने क्वेश्चन पूछा। सबसे पहले ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज लिमिटेड, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 13,900, उसमें ज़्यादा था जोमेटो में, इसमें थोड़ा सा कम है, लेकिन मैक्सिमम 15,000 तक के अंदर की लॉट रहती हैं, ठीक है। इसका प्राइस रेंज बहुत ज़्यादा बड़ा है, 720 रुपये का शेयर है, 720 का मिनिमम क्वांटिटी 20, एक लॉट में 20 शेयर है, और अगर आप 20 मल्टीप्लाइड बाई 720 करेंगे तो आपका आएगा 13,900, ठीक है। तो ये आपका आईपीओ प्रपोज्ड है, 27 जुलाई को शायद लॉन्च होगा, 27 से 29 के बीच में लॉन्च होगा, ठीक है। तो ये आपका अपकमिंग आईपीओ है ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज का, पूरी डिटेल इसमें दी हुई है, ठीक है। उसके बाद रिलैक्सो रिंग्स लिमिटेड, ये और एक और आईपीओ है जो 28 से 30 जुलाई के बीच में रहेगा। इसमें 14,080 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है और इसकी भी रेंज बहुत बड़ी है, 900 रुपये का शेयर है, मिनिमम क्वांटिटी 16 परचेज करने ये है, ठीक है। और उसके बाद जो आईपीओ क्लोज हो चुके हैं, ये क्लोज हो चुके हैं, देखिए इसमें ये भी दिखा रहा है परफॉर्मेंस क्या है। अब जैसे कि हम लोग ने जोमेटो की बात कर रहे हैं तो 64% आप दिखा रहा है, जबकि ये तो और हो चुका है, ये 125 का क्लोजिंग पकड़ रहा है। अब ये रात में अभी अपडेट होगा सॉफ्टवेयर, तो जब रात में अपडेट होगा तो ये आपका आ जाएगा वही 140 जो क्लोजिंग है आज का, वहाँ पे आ जाएगा। तो लगभग ये डबल ही हो रहा है, यानी 90% के आसपास के रिटर्न्स बना रहा है ये, ठीक है। फिर ये 107% के रिटर्न ऑलरेडी डिलीवर कर चुका है GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। 800 रुपये का शेयर था, इशू प्राइस था 1700 का हो गया है,
अभी 9 जुलाई का ही बात है, अभी जुलाई चल रहा है, यानी कि 1 महीना भी नहीं हुआ है, इसने 100% की रिटर्न दे दी और इसने भी 100% की रिटर्न दे ही दिए हैं लगभग, आप मानिए दोनों ने दे दिए हैं। दूसरा ये क्लीन साइंसेस टेक्नोलॉजी, ये भी ऑलरेडी 80% का रिटर्न डिलीवर करके बैठा हुआ है। 900 रुपये का शेयर था, 1600-1700 रुपये की आज की क्लोजिंग होगी और ज़्यादा ही होगी, ठीक है। तो ये सारे के सारे मतलब लाइन से आप देख रहे हैं कि 100% के आसपास के रिटर्न बना रहे हैं। और समय कितना लगता है आईपीओ में? आईपीओ में बहुत लंबा इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है। जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा खाली अकाउंट में ब्लॉक हो जाता है, कटता वो भी नहीं है। कटता कब है? जब आपको शेयर अलॉट हो जाते हैं, आपके डीमैट में शेयर अलॉट हो जाते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे हाइब्रिड फंड्स के बारे में। हाइब्रिड फंड्स में हम लोगों ने ये सीखा था कि सबसे कम रिस्क होता है आपका इक्विटी सेविंग फंड में, मिनिमम 20% का इक्विटी इन्वेस्टमेंट होता है। देन फिर थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क होता है बैलेंस एडवांटेज में, फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क होता है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी हो गई। उसके बाद फिर अब हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ मूव करते हैं। लार्ज कैप फंड आएगा। लार्ज कैप 100% इक्विटी जिसमें होगा। फिर उसके बाद थोड़ा और एग्रेसिव तो आपका मिड कैप आएगा, फिर थोड़ा सा और एग्रेसिव देन फ्लेक्सी कैप आएगा या मल्टी कैप फंड्स। हाँ, तो मल्टी कैप फंड्स आएगा, उसमें 30% तीनों रखना होता है, लार्ज मिड एंड स्मॉल, ठीक है। तो ये इस तरह से वो हो गया। फिर फ्लेक्सी कैप में फ्लेक्सिबिलिटी ये होती है, मल्टी कैप से फ्लेक्सी कैप ज़्यादा बेहतर होता है। क्यों? क्योंकि उसमें फंड मैनेजर के पास ये एडवांटेज होता है कि वो किसी एक कैटेगरी में लार्ज मिड या स्मॉल में अपना मन से मार्केट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना एक्सपोजर बढ़ा सकता है। अगर उसको 60% ले जाना है, 50% ले जाना है तो ले जा सकता है। बट लेकिन मल्टी कैप में वो फिक्स है कि उसको इतना रखना है, तो उसमें ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है। तो इसलिए ज़्यादातर मल्टी कैप फंड्स क्या कर रहे हैं, अपने आप को फ्लेक्सी कैप में चेंज कर रहे हैं ताकि फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी हो। फिर उसके बाद आपका मिड कैप फंड्स आएंगे, थोड़ा और रिस्की हो गया, रिटर्न थोड़े और ज़्यादा मिलेंगे। फिर उसके बाद आपका स्मॉल कैप आएगा और उसके बाद आप थीमेटिक या सेक्टोरियल फंड्स देख सकते हैं। तो ये पूरी बात होगी। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डेट फंड्स के बारे में, ठीक है। तो हम लोग डेट म्यूचुअल फंड स्टार्ट करते हैं। देखिए, डेट म्यूचुअल फंड्स का मतलब ये होता है कि जिस तरह से हम लोग फिक्स डिपॉजिट में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसी तरह से एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक स्कीम लेके आती है जिसमें पोर्टफोलियो मैनेजर होता है, फंड मैनेजर होता है, उसकी टीम होती है जो फिक्स इनकम से रिलेटेड फंड्स को मैनेज करती है। मतलब उस फंड को मैनेज करती है जिसमें इन्वेस्टर की ये एक्सपेक्टेशन होती है कि इसमें मुझे फिक्स रिटर्न मिलेंगे। उनको मार्केट लिंक रिटर्न नहीं चाहिए, उनको बहुत हाई फाई रिटर्न नहीं चाहिए, उनको एक कंजर्वेटिव रिटर्न चाहिए अलॉन्ग विद सेफ्टी ऑफ कैपिटल। तो वो ये चाहते हैं कि जो उनकी कैपिटल है वो सुरक्षित रहे और साथ ही साथ उनको इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न मिलते रहे, तो बहुत अच्छी बात है। इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स क्या होते हैं? इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स का मतलब ये होता है कि वो रिटर्न्स जिसमें इन्फ्लेशन को बीट करने वाले रिटर्न्स मिल रहा हूँ। मतलब अगर इन्फ्लेशन आपका 6% का है तो 7%, 6%, 6.5%, 8% के रिटर्न्स बन रहा हूँ, तो उसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स। डेट म्यूचुअल फंड्स का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कैपिटल प्रोटेक्शन और मॉडरेट रिटर्न देता है ये, इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न देना या फिक्स डिपॉजिट के बराबर के रिटर्न डिलीवर करना विद बेटर टैक्स एफिशिएंसी। जैसे जो फिक्स डिपॉजिट होता है बैंक का, जो जिसमें हम लोग बैंक में एफडी करते हैं, उसमें और आपके डेट म्यूचुअल फंड्स में डिफरेंस ये है कि डेट म्यूचुअल फंड्स में आपको टैक्स का बेनिफिट थोड़ा ज़्यादा मिलता है और रिटर्न आपको लगभग एफडी वाले मिलते हैं। तो टैक्स का के साथ अगर हम लोग आफ्टर टैक्स रिटर्न्स निकालें तो हमें डेट म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न बेटर पड़ते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको यहाँ तक? डेट म्यूचुअल फंड क्या होता है? डेट म्यूचुअल फंड में एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक स्कीम लॉन्च करती है, डेट स्कीम होती है। डेट स्कीम में फंड मैनेजर और उसकी टीम क्या काम करती है? फंड मैनेजर उसकी टीम लोगों के फंड को कलेक्ट करती है और उसके बाद उसको फिक्स इनकम रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट पे इन्वेस्ट करती है जहाँ पे उसको फिक्स रिटर्न मिलते हैं, जिसमें इक्विटी नहीं होता है। वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हो सकते हैं? वो किसी कॉर्पोरेट बॉन्ड हो सकते हैं, वो एनसीडीज हो सकते हैं, एनसीडीज कहते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, ठीक है। वो कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट्स हो सकते हैं, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो सकती है जिसको हम लोग जीसेक बोलते हैं, वो ट्रेजरी पेपर हो सकते हैं। तो ये सब सारी की सारी चीज़ें आती हैं इसमें। मतलब फंड मैनेजर उन इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें फिक्स इनकम मिलने की उम्मीद होती है
और इक्विटी नहीं होता है उसमें, तो वो डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं। डेट म्यूचुअल फंड का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? डेट म्यूचुअल फंड का ऑब्जेक्टिव होता है कि इन्वेस्टर को एफडी के बराबर के रिटर्न दो, लेकिन क्योंकि म्यूचुअल फंड में टैक्स का टैक्सेशन हमारे फेवर में थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब हमें उसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। इंडेक्सेशन क्या होता है? इंडेक्सेशन का मतलब ये हुआ कि हर साल इन्फ्लेशन बढ़ रही है और हर साल हमें रिटर्न्स भी मिल रहे हैं। तो गवर्नमेंट को भी पता है और हमें भी पता है कि अगर 5% का इन्फ्लेशन बढ़ा और 8% के रिटर्न बने तो नेट में रिटर्न तो 3% के आए ना। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि जो आपके एक्स्ट्रा रिटर्न बने इन्फ्लेशन को हटाने के बाद, उसी पे तो टैक्स लेना चाहिए। मान लो जितना इन्फ्लेशन बढ़ गया, अगर आपने पूरे पे टैक्स ले लिया तो फिर तो हमारा नुकसान हो गया ना। तो जब आप डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें टैक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, इंडेक्सेशन मिलता है। तो इंडेक्सेशन में अगर आप 3 इंडेक्सेशन रुकते हैं, 3 या 4 साल इन्वेस्टेड रहते हैं, उसमें 3 साल ही होता है। अगर आप 3 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं और आपको 3 या 4 इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता है, तो आपका जो इफेक्टिव टैक्स होता है वो लगभग 0 हो जाता है। ठीक है, ये बहुत नॉमिनल हो जाता है। अगर आप किसी बैंक फिक्स डिपॉजिट से किसी म्यूचुअल फंड की डेट स्कीम को कंपेयर करें तो म्यूचुअल फंड डेट स्कीम में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। तो अगर 3 या 4 साल आप रखते हैं पैसा एफडी में और म्यूचुअल फंड में, तो आपको म्यूचुअल फंड में पोस्ट टैक्स रिटर्न्स एफडी की तुलना में ज़्यादा बेटर मिलेंगे। डेट फंड्स एक्चुअली इक्विटी से थोड़ा डिफिकल्ट होता है। हम लोग को लगता है कि फिक्स इनकम है, बस फिक्स इनकम है, लेकिन वो ज़्यादा डिफिकल्ट है। इक्विटी तो फिर भी आसान है, डेट फंड थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं। टाइप्स ऑफ डेट फंड्स, सबसे कंजर्वेटिव और सबसे तो जो सबसे कम रिस्की फंड्स होते हैं वो होते हैं आपके ओवरनाइट फंड्स। फिर उसके बाद सेकंड कैटेगरी आती है लिक्विड फंड, फिर थर्ड कैटेगरी आती है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, फिर फोर्थ कैटेगरी आती है शॉर्ट टर्म फंड्स, फिर उसके बाद आता है कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड या बॉन्ड फंड, फिर उसके बाद आता है डायनेमिक बॉन्ड फंड, फिर उसके बाद आता है डायनेमिक ऑल सीजन फंड्स। इस तरह के कई सारे उन्होंने फंड्स बना रखे हैं। ठीक है, फिर एक और फंड आता है गिल्ड फंड। तो हम लोग इन्हीं के बारे में 1 to 1 एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड और लो ड्यूरेशन फंड। लिक्विड फंड और ओवरनाइट फंड तो ऐसे होते हैं जो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे, मतलब जिनकी बहुत छोटी मेच्योरिटी होती है। मेच्योरिटी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ओवरनाइट फंड। ओवरनाइट फंड मतलब 1 दिन 2 दिन की मेच्योरिटी वाले पेपर्स होते हैं, बिल्कुल सेफ होते हैं। इवन बैंक की एफडी में गड़बड़ हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। सबसे सेफ फंड होते हैं। फिर थोड़ा सा लिक्विड फंड होते हैं। लिक्विड फंड में अप टू 90 डेज तक की, यानी 3 महीने तक की मेच्योरिटी होती है। ठीक है, फिर अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स होते हैं। अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में 3 से 6 महीने तक की मेच्योरिटी के पेपर्स होते हैं। मतलब ये मेच्योरिटी से क्या समझ रहे हैं आप? ये कौन सी मेच्योरिटी की बात हो रही है? ये क्या बात हो रही है? तो समझ में आ रहा है कि नहीं? ये हम लोग कौन सी मेच्योरिटी की बात कर रहे हैं? किसकी? जब पैसे रिडीम करें। हाँ सर अमाउंट रिकवर करनी मतलब सर जैसे आपके 10,000 फंड डिपॉजिट की वैलिडिटी कितनी खत्म? नहीं, वैलिडिटी तो आप कभी भी कब आपका फंड बनना चाहिए? नहीं। तो क्या मतलब ओवरनाइट फंड में हम आज लगाएंगे, कल हमारा वैलिडिटी खत्म हो जाएगा? लिक्विड फंड में क्या 3 महीने के अंदर हमें निकालना पड़ेगा? उससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं? सर 3 महीने में जो भी इंटरेस्ट होगा वो मिल जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सालों साल से रखे हुए हैं लिक्विड फंड अपने पोर्टफोलियो में, ऐसे थोड़ी ना होता है। इसका मतलब क्या हुआ, बहुत ध्यान से सुनिएगा और अपने पास नोट भी कर लीजिएगा। मैच्योरिटी के बेस पे कैटेगराइज किए जाते हैं। डेट फंड्स आर कैटेगराइज इनटू डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ सिक्योरिटी दे इन्वेस्टेड इन एंड द मैच्योरिटी, जिसको हम लोग कहते हैं टाइम होराइजन ऑफ दीज सिक्योरिटीज। डेट सिक्योरिटीज इंक्लूड्स बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, बैंक एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, बिग कॉर्पोरेट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, कॉमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स एक्सेट्रा। जब हम किसी डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो फंड मैनेजर हमारे जो पैसे को उठा के लोन देता है, किसी को ब्याज पे देता है, लेंडिंग करता है उसकी, और उससे उसको इंटरेस्ट मिलता है। वो इंटरेस्ट हमें इन्वेस्टर को पास बैक होता है, प्लस बीच में उसमें एक्सपेंस काटे जाते हैं। जो एक्सपेंस काटे जाते हैं उससे एएमसी
के खर्चे चलते हैं, फंड मैनेजर की सैलरी मिलती है, ओवरऑल सारे खर्चे चलते हैं, और बचे हुए पैसे को इन्वेस्टर को इंटरेस्ट के फॉर्म में वापस कर दिया जाता है, जो रिटर्न्स होते हैं उसके। तो अगर हमने किसी ओवरनाइट फंड में इन्वेस्ट किया तो उसमें जो फंड मैनेजर है वो सिर्फ एक एक दिन, दो दो दिन वाले मैच्योरिटी के पेपर, एक एक दिन मैच्योरिटी के पेपर रखता है। ओवरनाइट फंड एक ही दिन का, यानी कि सिर्फ एक दिन के लिए वो लोन देगा। आज मैंने पैसे दिए, कल मुझे वापस चाहिए, ऐसे को लोन देगा। तो अगर आप इतने कम ड्यूरेशन के लिए दोगे तो आपको इंटरेस्ट कम ही मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि जो ओवरनाइट फंड्स हैं उसमें बहुत कम रिटर्न आता है। लिक्विड फंड भी 1 महीने, 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन ऐसे ही होता है। मैक्सिमम 90 डेज हो सकता है, अदरवाइज 8-10 दिन, 15 दिन के लिए ही लिक्विड फंड्स में, मतलब जो फंड मैनेजर हैं वो अप टू 90 डेज तक का लोन देते हैं बोरोवर को और उससे इंटरेस्ट लेते हैं। तो हम, ये मतलब नहीं हुआ कि हमें अगर ओवरनाइट फंड में लगा दिया या हमने लिक्विड फंड में लगा दिया तो हमें 3 महीने के अंदर अपना पैसा निकाल के अलग कर लेना है या मेरा पैसा वापस कर देंगे, ऐसा नहीं है। हम तो उस लिक्विड फंड में इन्वेस्टेड रहेंगे सालों साल तक, लेकिन जो फंड मैनेजर है वो ये चेंज करता रहेगा। मतलब जिसको उसने 1 महीने के लिए लोन दिया, ठीक है, उसका इंटरेस्ट वापस किया, फिर उसने 1 महीने बाद पैसा वापस कर दिया, फिर उसने किसी और को दिया, फिर उसको 10 दिन के लिए दिया, इंटरेस्ट लिया, 10 दिन खत्म हुए, पैसे वापस ले लिए, फिर किसी और को दिया। तो इससे क्या हो रहा है कि आपका रिस्क कम हो गया। एक ही आदमी को आप 10 साल के लिए दे दोगे, वो मान लो डिफॉल्ट कर दिया उसने। लिक्विड फंड में और ओवरनाइट फंड में क्योंकि हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन की बात हो रही है, ओवरनाइट फंड में 1-1 दिन की बात हो रही है, तो उसमें कोई डिफॉल्ट नहीं होता है। तुरंत पैसा लेता है आदमी, फिर तुरंत ही वापस करना है उसको, और अगर होगा तो तुरंत पता चल जाएगा, वो भी बहुत नॉमिनल होता है। तो ये जो मैच्योरिटी है, इसका मतलब ये हुआ कि जिस वो पेपर में इन्वेस्ट कर रहा है फंड मैनेजर, उस पेपर की मैच्योरिटी कितने दिन की है। अगर आपने अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में इन्वेस्ट किया तो वो जो फंड मैनेजर है वो 3 से 6 महीने का लोन देगा। अगर आपने लो ड्यूरेशन फंड में इन्वेस्ट किया तो फंड मैनेजर जिसको भी वो लोन देगा, जिसको भी वो लेंडिंग करेगा, जिससे इंटरेस्ट कमाएगा, उसको 6 से 12 महीने तक के लिए देगा। यानी कि वो कोई कॉमर्शियल पेपर में इन्वेस्ट करेगा जिसकी मैच्योरिटी 6 से 12 महीने हो सकती है, सर्टिफिकेट और डिपॉजिट में इन्वेस्ट करेगा, या किसी में भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करेगा जिसकी मैच्योरिटी 6 से 12 महीने तक की हो सकती है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में 1 साल तक की हो सकती है, हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में 1 से 3 साल की मैच्योरिटी वाले पेपर में इन्वेस्टमेंट होता है। मीडियम ड्यूरेशन फंड में 3 से 4 साल वाले में होता है। मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में 4 से 7 साल वाले में होता है। लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में 7 ईयर एंड अबव होता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में ये डिपेंड करता है कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड की क्या बात हुई है, मतलब जिस कॉर्पोरेट से बात हुई होती है वो 3 साल के लिए, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, कितने दिन के लिए बात हुई है। तो जिस भी कॉर्पोरेट से लोन लेना होता है वो उसके साथ टर्म्स कंडीशन तय हो जाती है। बैंकिंग एंड PSU फंड्स, बैंक, PSU ये सब भी लेते हैं। फिर आता है गिल्ड फंड्स। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ। वो कौन सी पार्टीज होती है, कौन से क्लाइंट्स होते हैं जो एक दिन या 15 दिन के लिए लोन लेता है? क्या चीज? सर इतना शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कौन सी पार्टीज लोन लेती हैं? कौन लेता होगा बताओ, आप ही लोग बताओ। होता है सर 1 दिन के लिए बैंक लेते हैं जब उनको CRR मेंटेन करना होता है। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। कोई भी ले सकता है वर्किंग कैपिटल के लिए। कॉर्पोरेट्स और बिजनेसमैन कोई भी ले सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस है, ठीक है, मेरा करंट अकाउंट चल रहा है, मैंने कल किसी एक को चेक दिए, 10 लाख की चेक वहां पे प्रेजेंट होनी है। मेरा पेमेंट परसों आएगा, लेकिन कल अगर मेरे अकाउंट में पैसा नहीं हुआ तो मेरी चेक बाउंस हो जाएगी और मैं डिफॉल्टर हो जाऊंगा। तो मुझे सिर्फ 1 दिन के लिए पैसा चाहिए, क्योंकि परसों तो मेरा पैसा आ ही रहा है, कल मेरे को चेक क्लियर करानी है। जिस पार्टी को मैंने दे दिए कल की डेट में मैंने ध्यान नहीं दिया, तो मुझे 1 दिन का लोन चाहिए। कोई भी ले सकता है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए एकदम से फंड की रिक्वायरमेंट आ गई, कभी किसी को कुछ मेंटेन करना है, कभी कुछ एकदम से जरूरत पड़ गई, 2 दिन बाद पैसे आने हैं, 7 दिन बाद पैसे आने हैं, या पैसे हैं मेरे पास लेकिन अब वो निकालेंगे लाएंगे तब तक किसी ऐसे अकाउंट में पता चला जो ऑथराइज सिग्नेटरी है वो आउट ऑफ स्टेशन है, अब उसके सिग्नेचर के बिना पैसे ही नहीं निकल सकते, फंड की रिक्वायरमेंट है, कोई भी केस हो सकता है। जीसेक में फंड मैनेजर क्या करता है, इसको गिल्ट भी कहते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी कहते हैं। इसमें गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है। गवर्नमेंट को क्यों पैसे की जरूरत होती है? गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत, हाँ ये वाला क्वेश्चन तो आप ही दीजिए आंसर। गवर्नमेंट को पैसे की क्या जरूरत है? गवर्नमेंट के पास तो सारा पैसा है सर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए और बाकी कुछ सर जो इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन।
सर इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करती है कई बार। सर गवर्नमेंट को जब कोई पेमेंट करना होता है लॉन्ग टाइम के लिए तब बॉन्ड इशू करती है। और लाइक ऐसे अभी जैसे ऑयल के लिए बॉन्ड इशू किए थे 2010 में, जो अब मेच्योरिटी होने वाली है 2021। गवर्नमेंट को फंड की रिक्वायरमेंट होती है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मतलब वो ब्रिजेस बना रही है, डैम्स बना रही है, रोड बना रही है, तरह तरह के चीज़ें कर रही है, सब्सिडी देनी है, कोविड का एकदम ज़रूरत आ गया, कोविड में पैसे की ज़रूरत आ गई, या फिर कोई बॉन्ड का रिपेमेंट करना है, या कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, आर्म्स एम्युनिशन, कुछ भी काम हो सकता है ना वो। तो वो क्या करती है, बॉन्ड इशू करती है। अब बॉन्ड इशू करती है, उस पर इंटरेस्ट पे करती है, तो वो जो उसको कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। और किसी भी कंट्री में जो सबसे सेफ इंस्ट्रूमेंट होता है वो क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं। मतलब बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट डिफ़ॉल्ट हो सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ डिफ़ॉल्ट नहीं हो सकती, यानी सबसे सेफ इंस्ट्रूमेंट है। इसको हम लगते हैं गिल्ट फंड। तो गिल्ट फंड में अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया तो मतलब दैट मीन्स कि हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर दिया। अब गवर्नमेंट का जो बॉन्ड का रेट चल रहा होगा, इंटरेस्ट रेट, उसी हिसाब से हमें अपना रिटर्न्स बनेंगे मेरे। तो अगर कोई ऐसा गवर्नमेंट का बॉन्ड है इसने 10 साल के लिए पैसा उठाया है तो उसको कहेंगे 10 ईयर जीसेक या 10 ईयर बॉन्ड फंड या जीसेक। फिर एक और कैटेगरीज आती है, इसको कहते हैं डायनेमिक बॉन्ड फंड। डायनेमिक बॉन्ड फंड में कई सारे फंड्स का मिक्सचर हो सकता है। वो फंड मैनेजर के हिसाब से देखता है कि हमें कितना इसमें गिल्ट रखना है, कितना कॉर्पोरेट बॉन्ड रखना है, कितना कॉर्पोरेट डिपॉजिट रखना है, कितना सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट रखना है, क्या रखना है, वो अपने हिसाब से उसको डायनेमिक फंड कहते हैं। तो मतलब वो डायनेमिकली मैनेज करता रहता है, कभी गिल्ड घटाता है, कभी कॉर्पोरेट बढ़ा देता है, कभी कुछ करता है, इससे करके चेंज होता रहता है। अच्छा, गिल्ड फंड तो यानी कि सबसे सेफ इंस्ट्रूमेंट होता होगा। अगर हम इसमें गिल्ड फंड में पैसा लगा दें तो हमेशा हमेशा सबसे सेफ रहेगा, मतलब कभी निगेटिव रिटर्न तो मतलब हो ही नहीं सकता, गवर्नमेंट थोड़ी ना धोखा करेगी। जी नहीं, इसमें होता क्या है कि जो गिल्ड फंड्स होते हैं वो इक्विटी से भी खतरनाक होते हैं। कभी कभी 15% 10% माइनस रिटर्न दे देते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है। अब इसमें एक और फंडा आता है, इसको कहते हैं M2M। M2M क्या होता है, नोट कर लीजिए, इसको कहते हैं मार्क टू मार्केट। मार्क टू मार्केट क्या होता है, मार्क टू मार्केट का मतलब ये हुआ कि जैसे अभी हम लोग ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर देख रहे थे एंजल का, ठीक है। तो जब आप एंजल की ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में कुछ परचेज करेंगे तो आपको ट्रेडिंग विंडो में दिखने लगेगा कि इतने शेयर खरीदे, फिर थोड़ी देर में उसी में ये भी आने लगेगा प्रॉफिट लॉस, 100 रुपये का प्रॉफिट, 500 रुपये का प्रॉफिट, 400 रुपये का लॉस, जैसा भी जैसी पोजीशन होगी वो दिखने लगेगा। उसके ऊपर लिखा होगा M2M, मार्क टू मार्केट। मतलब कि आज आपने शेयर खरीदा, अभी खरीदने के बाद की क्या पोजीशन है, तो वो प्लस माइनस जैसा भी, अगर आपके फेवर में सौदा चल रहा होगा तो आपको प्लस में दिख रहा होगा, अगर आपके अपोजिट चल रहा होगा तो माइनस दिख रहा होगा। इसको M2M कहते हैं। तो जब आप फ्यूचर परचेज कर लेते हैं तो फ्यूचर में परचेज करने के बाद क्या होता है कि M2M प्रॉफिट लॉस होता है। मान लीजिए किसी फ्यूचर में, बहुत ध्यान से समझिएगा M2M कॉन्सेप्ट, किसी फ्यूचर में आपने 1 लाख रुपए का मार्जिन दिया, उसका 1 लाख का मार्जिन है, आपके पास पूरे 1 लाख थे, आपने फ्यूचर परचेज कर लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात। आपने उसको होल्ड किया, उस दिन आपको 5,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, मार्केट क्लोज हो गई। अगले दिन क्या दिखाई देगा, आपके लेजर में 5,000 क्रेडिट दिखाई देंगे और पोजीशन में दिखाई देगा 1 फ्यूचर स्टैंड। दूसरे दिन क्या हुआ, रात शाम को क्लोजिंग होते होते 3:30 बजे आते आते 15,000 का लॉस लग गया। M2M उस दिन -15,000 दिखा रहा होगा स्क्रीन पे आपको। आप ट्रेडिंग विंडो खोलेंगे तो उसमें M2M में दिखा रहा होगा -15,000। अगले दिन आप जब लेजर खोलेंगे -10,000 दिखाएगा लेजर बैलेंस, और आपके पास मार्जिन कॉल आ जाएगी। तो मार्जिन कॉल क्या हुआ कि मतलब आपका वो कम हो गया, पैसा M2M में लग गया, नुकसान हुआ, तो आपको अगले दिन मार्जिन भरना पड़ेगा। ज्यादा मार्जिन कम हुआ तो आपकी पोजीशन क्या होगा, हाँ, तो अगर हम उसको नहीं कुछ करेंगे या मार्जिन नहीं देंगे तो सौदा ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। लेकिन जब हम कैश में शेयर खरीद के पूरा पेमेंट एक बार कर देते हैं तो उसमें M2M नहीं लगता है। फ्यूचर में आपने 1 लाख रुपए का एक फ्यूचर खरीदा, मार्जिन जमा किया 1 लाख रुपए, 15,000 का लॉस हुआ, आपका 1,05,000 था, आपको 10,000 की मार्जिन कॉल आ गई। कैश में आपने 1 लाख रुपए का शेयर खरीदा, 15,000 रुपये घट गया, आपको मार्जिन कॉल आएगी कि नहीं आएगी। पहली बात तो आप लोग कह रहे हैं नहीं आएगी, तो अब दूसरी बात ये कि क्यों नहीं आएगी, घटा तो दोनों में ही है। सर हम उसके ओनर हैं, उसमें चाहे कुछ भी हो, एक बार पैसा दे दिया तो दे दिया। हाँ, ये फ्यूचर में हमने अभी डिलीवरी थोड़ी, यही सही बात है। 1 लाख रुपए का उसका पूरा कॉस्ट था,
तो हमने फुल पेमेंट कर दिया, वो चीज़ मेरी हो गई। अब उसमें प्रॉफिट हो लॉस हो आग लग जाए कोई मतलब नहीं है, लेकिन फ्यूचर में वो सौदा तो 10 लाख का था, आपने तो 1 लाख रुपए ही मार्जिन दिया था ना, सौदा तो ये तो आप 10 लाख पूरे दे दीजिए तब तो ठीक है, लेकिन आपने तो सिर्फ 1 लाख रुपए दिया, तो हमें तो 10% मार्जिन मेंटेन करना है, तो 10% से 10,000 कम हो गया, अभी 90,000 बचा है, तो आपको 10% मार्जिन मेंटेन करना है। तो अगर लॉस होगा तो आपको वो लॉस भर के वापस को 10% पे लेके आना पड़ेगा। तो 90,000 हुआ तो 10 लाख का 10% 1 लाख, तो आपको वापस 10,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे, तो 1 लाख रुपये हो जाएगा, तो वो मार्जिन मेंटेन होगा। अगर आप फुल पेमेंट करके कोई चीज़ खरीद ही ले रहे हो तो फिर कोई मतलब ही नहीं, एक्सचेंज को क्या लेना देना है या ब्रोकर को क्या लेना है, आपने तो पूरा पेमेंट कर दिया, वो चीज़ आपकी हो गई, आप उसको जला डालो, जाके फेंक दो, कुछ कर लो, कोई मतलब नहीं। लेकिन जब आप फ्यूचर में काम कर रहे हो और आप फ्यूचर शॉर्ट में मार्जिन शॉर्ट होगा तो आपको मार्जिन भरना पड़ेगा। मतलब आपको मार्जिन अगर 25% है या 10% है तो 10% पे मेंटेन रखना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट होगा तो आप वो प्रॉफिट का पे आउट भी ले सकते हैं। मान लो 1 लाख रुपए का आपका फ्यूचर था और 1,50,000 रुपये हो गया, 50,000 रुपये का प्रॉफिट आने लगा, तो 50,000 का पे आउट ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर वो 90,000 हो गया तो आपको 10,000 भरना भी पड़ेगा, या अगर 50,000 बचा तो आपको 50,000 एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा। आपको 10% मेंटेन करना है, उसके ऊपर हो तो आप पे आउट ले लीजिए। आप 1-2 मिनट और लगेगा, पेशेंस के साथ ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि हम लोग ये डेट म्यूचुअल फंड में ये कहाँ से लेके पढ़ने लगे, फिर से ट्रेडिंग और फ्यूचर में कहाँ से चले आए। अब वापस आइए इस पे, हम लोग बात कर रहे थे गिल्ड फंड की, ठीक है। गिल्ड फंड में क्या होता है, इंटरेस्ट, हम आपको M2M समझाने की खाली कोशिश कर रहे थे, M2M समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो गिल्ड फंड में ये 10 साल 20 साल 30 साल के बॉन्ड्स होते हैं। मान लीजिए RBI ने अपने क्वार्टरली पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट में फ्लैक्चुएशन किया, ट्विस्ट किया, और उसने इंटरेस्ट रेट 6% चल रहा था, 6% को बढ़ा के 6.5% कर दिया, 50 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिया। इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, ये तो बढ़िया बात है, इंटरेस्ट बढ़ गया, गवर्नमेंट बॉन्ड के लिए तो अच्छी बात है, यस और नो। जो आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड होंगे, जीसेक होंगे, उसमें अगर इंटरेस्ट रेट हाइक होगा 0.5% का आपका M2M लॉस होगा। अगर इंटरेस्ट रेट कट होगा, गवर्नमेंट 50 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट कट कर देगी, तो होगा क्या कि अब जो फर्दर बॉन्ड खरीदेगा आज की डेट के बाद से, अब उसको 0.5% इंटरेस्ट कम मिलेगा। आपका जो बॉन्ड है वो 6% पे मिल रहा है, उसमें इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन जो अब फर्दर बॉन्ड खरीदेगा उसको 5.5% ही इंटरेस्ट मिलने वाला है। यानी आपको हर साल 0.5% इंटरेस्ट का फायदा हुआ। तो अगर 10 साल का बॉन्ड है तो आपको सीधे सीधे 5% का फायदा हो गया, तो आपको आज ही की तारीख में 5% का M2M प्रॉफिट मिल जाएगा आपके बॉन्ड में। और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया 5% का माइनस हो जाएगा, और अगर कहीं 30 साल का बॉन्ड है तो 15% का माइनस ही हो जाएगा उसी दिन। आपकी अगर कैपिटल आज ही इन्वेस्ट हुई है, आज ही माइनस इंटरेस्ट रेट हाइक हो गया 5% का, 0.5% का एनुअली, और 30 साल का बॉन्ड है तो आपका 15,000 रुपये साफ हो जाएगा। या अगर आपको इंटरेस्ट मिल चुका होगा 15,000 का, तो वो 15,000 उससे इंटरेस्ट से कम हो जाएगा। मतलब ये रिस्की होता है, कवर हो जाएगा वो अलग बात है, ये बात सही है, वो आगे फिर से धीरे धीरे सही होगा तो कवर हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन आज की तारीख में बता रहा हूँ, मतलब ये लोग क्या सोचते हैं कि हमने फिक्स इनकम में पैसा लगाया है, दैट मीन्स कि हमारा पैसा सेफ है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगाया तो पैसा सेफ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। गवर्नमेंट बॉन्ड बहुत रिस्की होते हैं, तो हमें गवर्नमेंट बॉन्ड को बिना फाइनेंशियल कंसल्टेंट से एडवाइस लिए ऐसे इन्वेस्ट नहीं कर देना चाहिए, उठा के कि गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया। तो इसीलिए जो डायरेक्ट फंड में लगा देते हैं, अच्छा गवर्नमेंट बॉन्ड है, अच्छा 15% का रिटर्न आ रहा है, उन्होंने देखा अभी हो क्या रहा है, पिछले कई सालों से इंटरेस्ट रेट घट रहा है, तो जो जीसेक के रिटर्न्स हैं वो इक्विटी के बराबर रिटर्न आ रहे हैं, 15, 18%, 17% के रिटर्न आ रहे हैं सालाना, जबकि बॉन्ड का इंटरेस्ट तो 6% चल रहा है। तो 18% के रिटर्न कैसे आ रहे हैं, क्योंकि वो M2M का प्रॉफिट हुआ है, उसमें इंटरेस्ट रेट कट हुए हैं। लेकिन अगर रिवर्स साइकिल मार दिया उसने, इंटरेस्ट रेट हाइक होने लगे, तो उल्टा 18% के लॉस होने लगेंगे ओवरऑल। तो इसलिए जीसेक बहुत रिस्की होता है, हमें संभल के करना चाहिए, जीसेक में ऐसे डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, तो इसलिए जीसेक को अवॉइड करिए।